नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। पूरे देश में एक बहुत बड़ा मुद्दा छाया हुआ है। मुद्दा यह है कि आखिर बिहार में जिस तरह वोट चोरी हुई, मैं चोरी नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा डकैती हुई, उसने पूरे देश को हैरान कर दिया। कोई सोच नहीं सकता था कि आखिर वोटिंग लिस्ट में इतनी बड़ी हेराफेरी हो सकती। कोई सोच नहीं सकता था कि वोटिंग लिस्ट के नाम पर इतना बड़ा घोटाला हो सकता है। लोग हैरान होते थे कि राज्यों में लहर तो कांग्रेस की चल रही है, लेकिन सत्ता भारतीय जनता पार्टी की आ रही है। मैं मध्य प्रदेश के गांव में ना जाने दर्जनों गांव में अपनी टीम के साथ घूमा। मैं महाराष्ट्र के ना जाने कितनी जगह पे गया। लहर बीजेपी के खिलाफ थी। लोग महंगाई से परेशान थे, लोग बेरोजगारी से परेशान थे। लेकिन जब पिटारा खुला ईवीएम का, तो पता चला कि सत्ता तो भाजपा की झोली में है। लोकसभा चुनाव में भी ऐसे ही करने की तैयारी की गई। जिन राज्यों में शंका थी, वहां बड़ी हेराफेरी की गई थी। केवल चूंकि उत्तर प्रदेश में लग रहा था कि यहां तो हमारी लहर है, राम मंदिर के लहर के बाद हमें कौन हरा सकता है। लेकिन यह नहीं पता था कि गंगा में पानी बहुत बह गया है। गंगा में पानी इतना बह गया है कि पिछड़े और दलित अब नाराज हैं। पिछड़े और दलित अब गुस्से में हैं। पिछड़े और दलितों के मन में यह समझ में आ गया है कि सरकार ऊंची जातियों की है, और पिछड़ों और दलितों के मन में यह संदेश आ गया है, यह संकेत साफ साफ आ गया है कि अब हमारी सुनवाई नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जिस तरह संविधान की हत्या करना चाहती थी, भारतीय जनता पार्टी के सांसद जिस तरह एक के बाद एक बयान दे रहे थे कि हमें 400 सीटें से ज्यादा चाहिए, हम संविधान की बदलेंगे, उस लाल किताब ने देश की तकदीर बदल दी। उस लाल किताब ने बता दिया कि संविधान को एक छेड़खानी करने वालों की कोई जगह नहीं है, कोई हैसियत नहीं है। जो लोग ऊंची जातियों के वर्चस्व को कायम करना चाहते थे, जो इस परंपरा को कायम करना चाहते थे कि गांव में जब दलित की बारात निकले तो दूल्हा घोड़े पर ना बैठे, जो इस बात को परंपरा को कायम करना चाहते थे कि अगर घोड़ा पे बैठ गया दलित तो उसकी मूंछ काट ली जाएगी, उसका गला काट लिया जाएगा, वो लोग इस देश में मनुवाद लाना चाहते थे। वो इस देश की व्यवस्था को तार तार करना चाहते थे। नतीजा यह हुआ कि इस देश ने दिखा दिया कि बाबा साहब के संविधान से बड़ा कुछ नहीं है। इस देश ने दिखा दिया कि इससे बड़ा, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। और नतीजा यह हुआ कि सब कुछ बदल गया, एक झटके में सब कुछ बदल गया। और फिर साहब जो हैं वो दूर हो गए। साहब दूर हो गए सत्ता से। जो घमंड के संग कहा करते थे अब की बार 400 पार, और गोदी मीडिया उनके संग नारा लगाती थी कि अब की बार 400 पार, उनकी हवा निकल गई। मजबूरी में 56 इंच के सीने को कहना पड़ा अब की बार एनडीए सरकार। तो ये नतीजा था संविधान का। लेकिन फिर साहब को समझ आया कि अब क्या किया जाए। कांग्रेस ने बड़ी मेहनत के संग हरियाणा में, दिल्ली में, महाराष्ट्र में यह साबित कर दिया कि असली खेल ईवीएम में नहीं, असली खेल वोटिंग लिस्ट में है। संजय शर्मा कर्नाटक में भी वोट डाल रहे हैं, संजय शर्मा हरियाणा में भी वोट डाल रहे हैं, संजय शर्मा महाराष्ट्र में भी वोट डाल रहे हैं, दिल्ली में भी डाल रहे हैं, उत्तर प्रदेश में भी डाल रहे हैं। पता चला कि चुनाव से पहले बड़ी स्पेशल ट्रेनें चलाई गई। ऐसे वीवीआईपी संजय शर्मा टाइप के लोग, हजारों लोग शिफ्ट किए गए। ये क्या इस देश के अंदर, लोकतंत्र के अंदर सबसे बड़ी लूट नहीं थी? क्या ये वोटों की डकैती नहीं थी? ये एक बड़ा मुद्दा है। आनंद वर्धन जी सीनियर जर्नलिस्ट हैं। उन्होंने तय किया कि हम 12 घंटे तक लगातार अलग अलग चैनल पे इससे पर चर्चा करेंगे। आज मैं इस पर चर्चा के लिए बहुत खास मेहमानों को लिए आपके पास लेकर आया हूं। अरुण दीक्षित पत्रकारिता का एक जाने माने नाम, न भारत के वो संपादक रहे, कई बड़े बड़े संस्थानों में उन्होंने संपादकीय कार्य किया। बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत तीखा बोलते हैं, बहुत सच बोलते हैं। वो मेरे साथ मध्य प्रदेश से जुड़ रहे हैं। और एक बहादुरी भरा नाम, जो सत्ता के आगे किसी की झुकता नहीं है, जो अपनी खरी खरी बातें कहने में चूकता नहीं है, तो भास्कर के राजनीतिक संपादक केपी मलिक मेरे साथ जुड़ रहे हैं। अगले 1 घंटे तक हम बात करेंगे कि यह देश की लोकतंत्र की सबसे बड़ी हत्या करने की
साजिश रची तो रची किसने और इसका अंजाम अब क्या होने वाला है। बहुत बहुत स्वागत है अरुण दीक्षित जी आपका, केपी मलिक जी आपका, आपका आभार शुरू में कि आपने मेरे लिए समय निकाला। अरुण जी, ये पहली बार हो रहा है, मैं इतनी लंबी पत्रकारिता के जीवन में मैंने लोकतंत्र की इस तरह हत्या होते हुए नहीं देखी। मैंने नहीं देखा कि कोई सरकार सपने में भी सोच सकती है कि 65 लाख नाम काट दो, वो 65 लाख लोगों के नाम नहीं बताएंगे। सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा कि इसके नाम आप सार्वजनिक करिए। क्या कोई सरकार जो शर्मदार सरकार होती, क्या इस पल में इस्तीफा नहीं दे देती, या भारतीय जनता पार्टी के वो सांसद, उनके अंदर क्या नैतिकता मर गई है जो देख रहे हैं कि एक के बाद एक लोकतंत्र की हत्या हो रही है। आपकी टिप्पणी अरुण भाई। धन्यवाद संजय जी। जो आपने शुरुआत में कहा कि डकैती है, चोरी नहीं है, वोट चोर नहीं है, इस सबसे पहले देखिए, आप और हम जिस इलाके से आते हैं वहां पहले लोग पोलिंग बूथ पे कब्जा कर लेते थे, वोट छाप लेते थे। उसके बाद ईवीएम आई तो जिसपे सबसे पहले 2008 में सवाल उठा था, लेकिन बाद के दिनों में ईवीएम की जगह खुद इलेक्शन कमीशन ने ले ली। 2014 के बाद इलेक्शन कमीशन जिस तरह से खेल रहा है, अब सबसे बड़ी बात जो है कि बिहार का मामला आप समझिए, सबसे अहम बात 64 लाख लोगों के वोट आपने काट दिए, उसमें आप 25 लाख वोटों को कह रहे हैं कि मर गए। तो पहली चीज यह है कि क्या 14 महीने में एक राज्य में 25 लाख लोग मर गए, तो फिर उस राज्य की सरकार क्या कर रही थी? उसमें बीजेपी की भी सरकार है, भले ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हो तो, और अगर वो नहीं मरे हैं तो फिर 14 महीने पहले जो लोकसभा की वोटिंग हुई थी उसमें फर्जी वोट पड़े, चुनाव आयोग उसमें शामिल था। ये जो सबसे बड़ा सवाल आता है, इस पर कोई नहीं बोला। अब जब राहुल गांधी ने कर्नाटक का मुद्दा उठा के महादेवपुरा विधानसभा सीट, एक सीट का, उसके बाद का डेवलपमेंट बहुत मजेदार है। आप देखिए, चुनाव आयोग ने कुछ घंटे के अंदर नहीं, कुछ मिनटों के अंदर राहुल गांधी से हलफनामा मांग लिया, और हमने आपने सबने देखा कि अनुराग ठाकुर 6 कॉन्स्टिट्यूंसी का डिटेल दे रहे हैं, उनसे कोई हलफनामा नहीं मांगा गया। अमित मालवीय, जब दिल्ली में विधानसभा नहीं थी, उस समय का सोनिया गांधी का वोट निकाल के ला रहे हैं विधानसभा की, उसका सारा फर्जी, उस पर चुनाव आयोग कौन दे रहा है? दरअसल क्या हुआ है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह, मैं सीधा नाम लेता हूं, मैं बीच में कोई चीज, भाजपा तो बची नहीं है, यही दो लोग हैं जो सिस्टम जो करेंगे यही करेंगे। इन लोगों ने पहले देखा कि जब हमको काहे के ईवीएम में लगना, क्या करना है, कि जब केंद्रीय चुनाव आयोग में जो अफसर बैठ रहे हैं वो केचुआ से ज्यादा कमजोर और रेंगने वाले हैं, तो उन्हीं का इस्तेमाल किया जाए। तो ये हमारे 78 साल के आजादी के इतिहास में पहली बार जो चीजें आई कि उन्होंने नाम काट दिए, उन्होंने फर्जी वोट बना दिए, वोट कहीं एक्स्ट्रा हो गए, कहीं वोट बिल्कुल बाहर हो गए। और जो आपने शुरुआत में कहा, भोपाल में आप आए थे, हमने भी देखा था, कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज गए, और मैं आज कहता हूं कि उस वक्त भी दिल्ली में बैठे दो गोदी मीडिया के साथियों ने बड़े कॉन्फिडेंस से कहा था कि आप कुछ भी कहते रहिए, 4 PM पे बोलते रहिए, लेकिन होगा वही जो हम कह देंगे। तुमने, आप क्या कह रहे हो? बोले 250 सीट लोकसभा में, बोले सब जीतेंगे, एक भी नहीं। तो असंभव वाले काम कैसे हुए? सिर्फ और सिर्फ चुनाव आयोग की मदद से। इसके एक और चीज जो मैंने पहले भी कही थी कि चुनाव आयोग की बेशर्मी जब राजीव कुमार थे तब कहां पहुंची। आयोग के दिशा निर्देश हैं कि जो लोग री एम्प्लॉयमेंट पे हैं, जो लोग एक्सटेंशन पर हैं, वो इलेक्शन ड्यूटी में शामिल नहीं होंगे। मध्य प्रदेश में जब चुनाव हो रहे थे 23 और 24 के, विधानसभा और लोकसभा, तब जो मुख्य सचिव थे वो एक्सटेंशन पे थे, उन्हें डबल एक्सटेंशन दिया गया था उनकी लॉयल्टी की वजह से। जब मैंने उनका जो ऑर्डर आया था जियो इलेक्शन कमीशन का, वो बताया और कहा कि ये क्या है, तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म कर दी, उठ के चले गए। तो जब इस तरह की चीज हुई, लेकिन कल्पना हम लोगों ने भी नहीं की थी संजय भाई। मैं बताऊं आपको, ये नहीं सोचा था कि जब 29 ये दिन आएगा। मैं भी आऊंगा अरुण जी, फिर दोबारा आऊंगा अभी लौट के, और मुझे मध्य प्रदेश के बारे में आपसे बात करनी है। मैं कह रहा हूँ कि ये कल्पना जो आज हम बात कर रहे हैं, ये नहीं की थी कि चुनाव आयोग ये सब करेगा। प्रजा, जो संविधान ने हक दिया, बाबा साहब के संविधान ने हमें वोट डालने का हक दिया, वही छीन लिया। बिल्कुल ठीक बात है। तानाशाही घोषित कर दीजिए।
भाई हाँ, घोषित बिल्कुल कर ठीक है, देंगे, मैं ठीक, हाँ, बात ठीक है। खत्म हो जाएगी। बिल्कुल ठीक बात है, मैं आऊँगा अरुण जी। केपी मलिक साहब, आपने पत्रकारिता का एक पूरा जीवन बड़ा संघर्ष के संग और बड़ी सक्रियता के साथ गुजारा है। ब्यूरोक्रेट बड़ी संख्या में आपके दोस्त हैं पूरे देश के अलग-अलग कोनों में। ये जो नौकरशाह हैं, ये अपने मन की बात आपको बताते होंगे। मैं, क्योंकि मेरे भी कुछ ब्यूरोक्रेट दोस्त हैं, वो जिनको यकीन होता है कि वो बात बाहर नहीं जाएगी, तो कहते हैं कि ये असंभव था, हमने नौकरी में आने से पहले सोचा नहीं था कि जो डेमोक्रेसी है, दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी कही जाती है, उसका ये हाल हो जाएगा, उसका इस तरह चीरहरण हो जाएगा। 65 लाख वोट एक झटके में गायब, हम बताएंगे ही नहीं। चोरी और सीना चोरी। केपी मलिक साहब, अगर ये सब होता रहा तो क्या चुनाव आयोग को कुछ और याद नहीं आता? मैं विनम्र शब्दों में कह दे रहा हूं, मैं हिंसा के एकदम खिलाफ हूं, गांधी जी के मूल्यों का आदर करता हूं, लेकिन मेरे पास तमाम मैसेज और फोन आ रहे हैं और मेरे लिए बड़ा चिंता की बात है कि लोगों के जहन में ये बात आ रही है। तो क्यों आ रही है? इस प्यारे से देश में लोग कह रहे हैं कि चुनाव आयोग को बांग्लादेश के चुनाव आयुक्त नजर नहीं आते, पब्लिक ने घुस के पीटा था। ये कभी नहीं होगा भारत में, मैं कभी नहीं कह रहा कि ये भारत में हो सकता है, लेकिन चुनाव आयुक्त को डर नहीं लगता। जेपी का छोटा सा मूवमेंट था, छोटी सी घटना थी, लेकिन पूरा देश सड़क पे आ गया था, सत्ता बदल गई थी, सिंहासन खाली करो की जनता आती। केपी मलिक साहब, क्या अब वो वक्त आ गया है इस वोट चोरी के खिलाफ, इस वोटर लिस्ट की कटिंग के बाद क्या जनता को सड़कों पर आना पड़ेगा, या लग रही है ऐसी तस्वीर कि लोकतंत्र को बचाने के लिए सबको एकजुट होना पड़ेगा? आपका क्या मानना है? संजय जी, सबसे पहले तो मैं आज जन्माष्टमी की बधाई आपके दर्शकों को देता हूं और आपको भी नमस्कार करता हूं और अपने दीक्षित जी बड़े भाई हैं उनको भी नमस्कार करता हूं। आपको ये देखना होगा कि जो चीज हमें 2015 और 2016 में समझ आ गई थी, आम जनता को वो पिछले 1 से 2 साल में समझ आने लगी है। और आज जनता को समझ में आ गया है कि ये जो चोरी और डकैती हो रही है, ये तो मेरे साथ ही हो रही है। पहले क्या हो रहा था कि भाई ये तो अडानी लूट रहा है, मुझे तो लूट नहीं रहा, दूसरी चीजों को लूट रहा है, सरकार लूट रही है, आदमी उसको अपने आप से कनेक्ट नहीं कर पाता था। आज जो राहुल गांधी ने ये डाटा दिया है, तो आम आदमी जो सबसे पिछली पंक्ति का व्यक्ति है, वो ये कह रहा है ये तो डकैती मेरी हो रही है, राहुल गांधी की थोड़ी हो रही है। भाई अगर आप मेरा वोट डाल रहे हैं, मेरा वोट 5 जगह डाल रहे हैं, मुझे कुछ पता ही नहीं है, तो ये तो डकैती मेरे साथ हो रही है। तो ये चीज जो है अंतिम पायदान तक पहुंच गई है। और आप संजय भाई देखिए, मैं जो बताता हूं आप याद करिए, 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले आपसे भी बात हुई थी और बहुत सारे जिन चैनलों पर हम बैठते हैं, कई लोग इस बात को लेकर घबरा गए थे और मैंने दावा ठोका था कि 40 से 1 सीट भी ज्यादा भाजपा नहीं जीत पाएगी और ये 33 तक पहुंच पाए, क्योंकि हम ग्राउंड पे देख रहे थे। उत्तर प्रदेश में भी तमाम गड़बड़ियां हुई हैं, ऐसा नहीं है। गड़बड़ियां होने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी की यह स्थिति उत्तर प्रदेश के 2024 के चुनाव में हुई है। तो उसके बाद होने वाले जो राज्यों के चुनाव हैं, चाहे आप महाराष्ट्र लीजिए, चाहे हरियाणा लीजिए, चाहे दिल्ली लीजिए, वो भयंकर तरीके से उसमें गड़बड़ियां हुई हैं। आप ये सोचिए कि कितने सारे लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते थे कि हरियाणा में किसी भी कीमत पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बन रही है और यहाँ पे जो है कांग्रेस की सरकार बनेगी। लेकिन क्या हुआ? तो अब ये सारी चीजें सामने आनी शुरू हो गई है। एक हमारे यहाँ पश्चिम उत्तर प्रदेश में विधानसभा है, क्योंकि पश्चिम उत्तर प्रदेश के बहुत लोग संपर्क में रहते हैं, उन्होंने मुझे ये बताया कि भैया एक विधानसभा में टारगेट रखा गया है मिनिमम 15,000 वोट का, कि 15,000 वोट कटवाने हैं और 15,000 वोट ऐसे बनवाने हैं जहां पे उनको मैनेज किया जा सके, जो जहां अपने लोग हों, उनको कहा एक जगह 4 वोट बने, एक जगह 5 वोट बने, और जहां पे ऐसे संभावना है कि ये थोक का थोक भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जाता है, उसमें मुस्लिम समाज के लोग हैं या उसमें भाई दूसरे दलित टाइप के लोग हैं जो दूसरी, मुझे लग रहा है कि शायद मलिक साहब इतनी षड्यंत्र जो है विधानसभा की सीटों पे हुआ और उसका रिजल्ट आप देख रहे हैं। ये हमें 2022 और 2024 के बीच में पता लगना शुरू हो गया था, लेकिन हमने कहा इतनी बड़ी गड़बड़ी नहीं हो सकती, छोटी मोटी ठीक है, और मशीनों पे भी खुलेआम इस तरह का दावा कर रहे हैं, लेकिन हमें ये लगता था कि ध्यान बटाया जा रहा था मशीनों पे और असली काम हो रहा था इधर। अब राहुल गांधी को अगर मैं देखता हूं, ये जो आप अगर पिछले 15 दिन से
या 1 महीने से राहुल गांधी की एक्टिविटी को ध्यान से देखें, राहुल गांधी स्वीकार्य होते जा रहे हैं तमाम महागठबंधन के नेताओं। अब किसी की हैसियत ये नहीं है, चाहे वो अखिलेश यादव हो, चाहे वो ममता बनर्जी हो, चाहे शरद पवार हो, चाहे शिवसेना वाले हो, कि वो उनकी बात मानने को मना कर दें। इतना दबाव और इतना तो अपना रुतबा राहुल गांधी ने बना लिया है। आप हैरान हो जाएंगे देख के कि इतना कॉन्फिडेंस राहुल गांधी में देख के और इतनी शानदार उन्होंने जो प्रस्तुति दी है इन चीजों की, उससे विपक्ष वाले भी मान के चल गए कि यार हमें अंदाजा ही नहीं था कि राहुल गांधी जो है यहां तक पहुंच जाएंगे और इस तरह करेंगे। और इसके अलावा संजय जी, जो चीज आपको दिखाई नहीं दे रही है, जो अंदर चल रही है, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, हमारी जानकारी है कि सारा खेल पर्दे के पीछे, सारी रणनीति प्रियंका गांधी कर रही है। अब यहां मैं चैनल पे आपको बता दूंगा, जो खुद मेरे गले नहीं उतरी, लेकिन 8 दिन पुरानी खबर है कि मेरे पास इस तरह की खबरें आई कि संघ के नागपुर के बहुत वरिष्ठ एक प्रचारक प्रियंका गांधी से मिलने दिल्ली आए। राहुल गांधी से उनकी मुलाकात नहीं हो पाई, और लेकिन प्रियंका गांधी से उनकी लंबी मुलाकात हुई है, वो कहीं पब्लिक डोमेन में नहीं है। और जब मेरे नागपुर के सूत्र ने मुझे खबर दी, मैंने उसी को कह दिया तुम क्या बकवास है यार, तुम मेरे को यूज करके कुछ उल्टा सीधा चलवाना चाहते हो। बोला आपको पता लग जाएगा कुछ दिनों के बाद। तो आप ये देखिए कि इस तरह की चीजें चल रही हैं। दूसरा संजय जी, आप लगातार, मैं पिछले दिनों से कह रहा हूं कि जो संघ की मानसिकता के सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी में, उन्होंने बिगुल बजाया हुआ है, और 3 दर्जन सांसदों के नाम भी आ गए हैं जो कभी भी आपको गच्चा दे सकते हैं। उपराष्ट्रपति के चुनाव में भी ये हो सकता है, क्योंकि वहां पे आपको वोट दिखा के तो डालना नहीं है, कोई विप तो जारी होती नहीं है। तो ये खेल अगर हो जाए तो मुझे तो कम से कम आश्चर्य होगा नहीं। मैंने आपको बताया कि जब उत्तर प्रदेश के रिजल्ट आने वाले थे 2024 के, कई सारे आप जैसे दोस्तों ने मुझे कहा मलिक साहब ने बढ़ चढ़ के बोल दिया, कहीं ऐसा तो नहीं गड़बड़ हो जाएगी। मैंने आप चिंता ना करो, गड़बड़ होगी तो मेरी होगी भाई, मैं झूठा साबित हो जाऊंगा, तुम्हें क्या चिंता है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये अगर इस तरह की चीजें जो दिल्ली में चल रही है, अब मुझे कोई हैरानी नहीं होती किसी चीज पे। आप धनखड़ जी का देखिए क्या हुआ, कई लोग हैरान हो गए, हमें कोई हैरानी नहीं है। और इस तरह की जब आप और भी आने वाले समय में चीजें देखेंगे, आपको हैरानी नहीं हुई धनखड़ का इस्तीफा होकर, आपको हैरानी नहीं हुई? ना ना ना, अरे भाई आपको डॉक्टर ने कह दिया है कि संजय शर्मा जी के उसमें दिक्कत है थोड़ी सी, और इनका हार्ट सही से काम नहीं कर रहा है, और 15 दिन बाद संजय शर्मा जी के, सॉरी इसको माफ करना, आप पे एग्जांपल दे रहा हूं कि अगर हॉस्पिटल वाले कह देते हैं कि संजय शर्मा जी की डेथ हो गई, ले जाओ, तो मुझे क्यों हैरानी होगी? डॉक्टर ने तो 15 दिन पहले ही कह दिया था। भाई आप इनकी हरकतें देखिए ना, आप इनकी हरकतें देखिए। आज जाट समाज से इतना प्रेशर मेरे ऊपर आ रहा है कि आप लिखिए, आप चैनलों पे इनके लिए बोलिए, ये करिए। मैंने भाई क्या बोले इनके लिए, ये तो खुद ही नहीं बोल पा रहे। जो व्यक्ति खुद ही नहीं बोल पा रहा, मैं उनके लिए क्या बोलूं? अच्छा मलिक साहब, एक मिनट रुकूंगा मैं। आपके पास सारी जानकारी रहती है। मैं जानता हूं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जितने बड़े जाट नेता हैं वो सब मलिक साहब के दोस्त हैं, मलिक साहब से सलाह भी लेते हैं, और एक दोस्त के नाते मलिक साहब सलाह भी देते हैं। तो वो धनखड़ जी को भी जानते हैं, और स्वर्गीय सतपाल मलिक जी की भी एक एक चीज जानते थे। मुझे कल किसी ने बताया कि धनखड़ साहब जी की बेटी और दामाद का कुछ मामला है, शायद अधिवक्ता हैं, कुछ बड़ी डील हुई है, और साहब, छोटे साहब और बड़े साहब गुजरात से इस खेल के मास्टर हैं, जासूसी के मास्टर रहे हैं कि संजय शर्मा का फोन कब रिकॉर्ड हो जाएगा, पैगासस कब डालना है, केपी मलिक साहब किस नेता से मिलने गए, केपी मलिक साहब किसके संग बैठ के घूम रहे हैं। ये सारी चीजें जासूसी के मास्टर हैं, छोटे साहब और बड़े साहब। क्या इन घटनाओं में जो धनखड़ जी को लेके चर्चा हुई है, क्योंकि देखिए औलाद के आगे सब झुकते हैं, तो ये धनखड़ जी को लेके चर्चा हो गया कि कुछ बेटी दामाद के, कुछ वकालत के, कुछ बड़े कारपोरेट हाउस की डील हुई है, क्या इसमें ये केवल अफवाहें हैं या मलिक साहब इनमें कुछ दम है, कुछ चर्चा है? देखिए, सबसे पहले तो आपको मैं संजय जी जानकारी दे दूं, शायद आपको नहीं होगी। धनखड़ जी का बेटा जब 14 वर्ष की उसकी आयु थी तब उसकी डेथ हो गई थी। इनके 2 ही बच्चे थे, और अभी सिर्फ इनकी एक बेटी है और दामाद है। हाँ, उसी की बात तो ये, हाँ, उसके बावजूद भी आप ये देखिए कि इनको शिकन नहीं है किसी भी चीजों को करने में। बेटी विदेश में है ना? हाँ, बेटी विदेश में है ना? नहीं नहीं, बेटी इंडिया में ही है।
अच्छा, बेटी इंडिया में मेरी जानकारी के मुताबिक यही रहती है। और आजकल देखिए, विदेश जाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हमारे जो पूर्व इलेक्शन कमीशन है, वो तो माल्टा का डाल्टा पी रहे हैं, है ना। और खबरें तो यहाँ तक हैं कि उन्होंने सब सेटिंग कर दी है, पत्नी भी वहीं भेज दिया है, बस उनको सूटकेस उठाना है, फ्लाइट पकड़नी है, निकल लेना है। तो ऐसी तो बहुत सारी चीज। माल्टा की नागरिकता भी 3 करोड़ में मिल जाती है। आप मैं 24 घंटे बाद इसीलिए आपको कह रहा हूं कि देखिए, इसीलिए जो आपके पास संभावनाएं लोग जता रहे हैं कि यहाँ कभी भी बांग्लादेश वाली स्थिति हो सकती है, वो इन सब चीजों को देख के समझ के कह रहे हैं कि ये लोग तो झोला उठाएंगे, निकल लेंगे। जो लोग बचेंगे इधर, वो क्या करेंगे? तो वो संभावनाएं देखते हुए आप बांग्लादेश का जिक्र लोग कर रहे हैं। आप बात जो धनखड़ जी की कर रहे हैं, धनखड़ जी का खाली बेटी का और दामाद की बात नहीं है, उनके अपने कर्म भी बहुत सारे हैं, जिसका तमाम लेखा जोखा, सीडी, वीडियो, पेन ड्राइव सब इनके पास है। ये तो इस मामले के क्रांतिकारी हैं। आपको कोई नई बात इसमें क्या है? ये तो जैसे हमारे यहाँ कहते हैं गांव में कि पुलिस जो है रस्सी का सांप बना देती, जेवड़ी बोलते हैं हमारे यहाँ पश्चिम उत्तर प्रदेश में, तो कि पुलिस तो जेवड़ी का सांप बना देती है। तो इन्होंने तो संजय जोशी का जेवड़ी का सांप कब का बना दिया था। तो जब ये जेवड़ी का सांप बना सकते हैं, तो ओरिजिनल वाले सांप का तो ये क्या हाल कर सकते हैं, आप सोच ही सकते हैं। तो वो तो खुद ही फंसे हुए हैं। आप ये देखिए, अगर इस तरह की चीज हो जाती, मैं 2 पॉइंट इसमें बहुत बड़े दे रहा हूं और आप भी चर्चा में करते हो। अगर धनखड़ जी पे ये कह रहे हैं कि दबाव बना रहे हैं, आप इस्तीफा दीजिए, और वो ये कह दे मैं नहीं दे रहा हूं, तो क्या करेंगे आप? फांसी देंगे उनको? वो कह रहे मैं नहीं दे रहा, जो करना आपको करो। सतपाल मलिक ने कहा ना कि भाई मैं ना इस्तीफा दे रहा और ना मैं हट रहा, जिसको जरूरत है हटाओ मुझे। उन्होंने 10 जगह ये कहा, भाषणों में भी कहा, पत्रकारों को भी कहा कि वो कई लोग पूछते थे कि आप इस तरह से बोल रहे हैं, आप इस्तीफा दे दीजिए। बोला मैं क्यों दे दूं इस्तीफा, ये हटाए मुझे। तो ये हिम्मत क्यों नहीं हो रही धनखड़ जी की? दूसरी बात ये हो रही है कि आप ये सारा मामला अपने अंदर दबा के लेके जाएंगे, इसमें क्या आपकी मजबूरी है? क्यों नहीं आप बोल पा रहे हैं? तो ये बहुत सारे इस तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं, और इसके पीछे यही है कि आपने कोई ऐसी गड़बड़ी की है जिस पे आप ब्लैकमेल हो रहे हैं। थोड़ा सा आपको हिंट दे देता हूं, ये एंगल है धनखड़ का। इसके अलावा आप गुजरात लॉबी के एंगल पे भी तो आइए ना। आरएसएस जिस तरह से हावी है, आरएसएस ने जिस तरह से मामला टाइट किया हुआ है, अब इनको नजर आने लगा है। तो ये पहले तो बड़ी जगह गए थे, जब बड़ी जगह से मामला नहीं बना तो फिर ये छोटी जगह आ गए, छोटे वाले को टाइट कर दिया इन्होंने, क्योंकि इनको कोई जगह भी तो खाली करनी है ना अपने लोगों के लिए, अपने लिए। क्योंकि कल को परिस्थितियां अगर कुछ भी बनती हैं तो फिर हम क्या एक्शन लेंगे, क्या करेंगे? क्योंकि धनखड़ कंट्रोल से बाहर हो रहे थे थोड़े थोड़े, तो हमें तो वहां कंट्रोल का आदमी चाहिए। तो इसलिए इन्होंने ये रणनीति की है, और इसमें धनखड़ ने भी सहयोग दिया उनको ये चीजें करने में, क्योंकि उसके तो वो भी क्रांतिकारी हैं। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो धनखड़ जी को ना बोलने पे मजबूर कर रही हैं, और उतनी हिम्मत नहीं है। देखिए, मैं तो आपके चैनल पे कहा था कि झुका हुआ जाट और टूटी हुई खाट। तो झुके हुए जाट का मतलब यही है कि वो वाले जाट नहीं है जो सतपाल मलिक बन जाए। सतपाल मलिक आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन जाते जाते वो बता गए कि जाट क्या होता है और जाट का सम्मान क्या होता है, और जाट किसी भी दबाव में नहीं आता, चाहे वो पैसे का। इससे बड़ा दुर्भाग्य संजय जी हो सकता है कि वो अपनी मौत की गिनती गिन रहे हैं बेड पे लेटे हुए, और उनको नोटिस आ रहे हैं, सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स। और जब आप उनके घर पे जाते हैं संजय जी, हैरानी की बात आपको बता रहा हूं, उनके पत्नी उनका बेटा है, बेटी है, उनकी पत्नी है, सब अलग रहते हैं। वो अकेले रहते थे अपने नौकरों के साथ, और उनके पास एक फ्लैट है दिल्ली में, उसके अलावा कुछ नहीं है। मलिक साहब, बड़ी मजेदार घटना हुई कि मैं गया दिल्ली, तो सतपाल मलिक जी से मैंने बात की। सतपाल मलिक जी बोले आ जाइए। मैं सोसाइटी में गया तो बाहर बता दिया कि उससे फ्लैट नंबर वो है। मैं जब पहुंचा तो मुझे लगा कि जैसे कोई छोटे से फ्लैट होते जिसमें कोई हम जैसा साधारण आदमी रहता है, वो तो नंबर देख के मैं वापस हो लिया नीचे। मैंने कहा वैक्स गवर्नर जिसके कलम से 370 हटी है, जिसके बाहर टूटा फूटा फ्लैट है, एक भी सिपाही नजर नहीं आ रहा, हो ही नहीं सकता। मैं फिर गेट तक आया, मैं कहा भैया तुमने नंबर, बोले नहीं नहीं। मैं कहा वहां तो कोई सिपाही नहीं है। बोले नहीं, उनको सिक्योरिटी नहीं मिली हुई है। अरुण दीक्षित जी, मैं हैरान हो गया। मैं घर के अंदर गया तो जो केपी मलिक साहब बता रहे हैं, उनके एक सहयोगी, एक व्यक्ति और मलिक साहब अकेले बैठे हुए। कोई बाहर, पता चला 1 या 2 सिपाही दे रखे थे, वो भी तो घूमते रहते थे। आप सोचिए, जिस धारा 370 जिसकी कलम से हटी हो, वो कितने बड़े निशाने पे होगा।
जो बता रहा है कि पुलवामा हमले के बाद साहब ने कहा था मुंह बंद रखो, वो कितने खुलासे पे होगा, कोई सिक्योरिटी नहीं। केपी मलिक साहब, इससे शर्मनाक क्या हो सकता है कि एक व्यक्ति की सिक्योरिटी ना दी जाए जो वो आतंकियों के निशाने पर हो। लेकिन कुछ लोग होते हैं ना, वो इतिहास में अपना नाम दर्ज कराते हैं। मैं एक छोटा सा किस्सा मुझे याद आ गया, मैंने कल परसों में भी कहा था। जब भगवान श्री राम श्रीलंका पर चढ़ाई करने जा रहे थे, पुल बन रहा था, तो एक चींटी अपने दाना कड़का लेके मुंह में जा रही थी। तो बंदरों ने मजाक उड़ाई, जो बानर सेना बना रही थी, कि चींटी तेरे कड़ का क्यों? तो उसने कहा कि मेरे कड़ से पुल बने ना बने, लेकिन जब इतिहास लिखा जाएगा तो लिखा जाएगा कि प्रभु श्री राम के पुल बनाने में एक योगदान मेरा भी। इस देश के लोकतंत्र का जब इतिहास लिखा जाएगा तो लिखा जाएगा एक एक्स गवर्नर सत्यपाल मलिक ऐसा था जिसने राम माधव जैसे संघ के प्रचारक का काला चेहरा दुनिया के सामने ला दिया, जिसने अंबानी का काला चेहरा सामने ला दिया कि करोड़ों की डील करने के लिए संघ के प्रचारक राजभवन में पहुंचे। एक गवर्नर ऐसा भी था जिसने प्रधानमंत्री को बता दिया, और फिर जब वो मृत्युशैया पे था तो उसी के खिलाफ सीबीआई और ईडी। फिर एक किस्सा बता दूं, दुश्मन की भी बेटी की शादी होती है तो भारतीय संस्कृति और भारतीय परंपरा में आशीर्वाद दिया जाता है। आपके पड़ोसी से लाख मतभेद हों, बेटिया की शादी होगी तो एक लिफाफा भिजवा देंगे। लेकिन इस लोकतंत्र में एक ऐसा भी कठोर प्रधानमंत्री बना है जिसने हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री की, पूर्व मुख्यमंत्री की बेटी की शादी हो रही थी, फेरों से पहले इनकम टैक्स के छापे पड़वा। केपी मलिक साहब, सत्यपाल मलिक आज दुनिया में नहीं है, लेकिन जैसे मैंने कहा इतिहास लिख दिया। और पुलवामा की घटना जब होगी तो एक संदेह जो पैदा होगा वो सत्यपाल मलिक की बातों का होगा। और उन्होंने मुझसे इंटरव्यू में कहा था कि साहब ने कहा था चुप रहो। तो वोट चोरी से लेकर पुलवामा की घटना, यानी हर जगह सिर्फ और सिर्फ वोट है। ये राजनीति कहां ले जाएगी देश को मलिक साहब? नहीं संजय जी, इसमें थोड़ी सी चीज ये जोड़ना चाहते हैं कि देखिए, सतपाल मलिक जी के जब उनका शोक सभा हुई या उनका जो है क्रियाक्रम हुआ, एक भी भारतीय जनता पार्टी में जो जाट समाज के नेता है किसी की हिम्मत नहीं हुई आने की। जयंत चौधरी फटाफट वहां फॉर्मेलिटी करने के लिए, उनकी डेथ होते ही हॉस्पिटल पहुंच गए। और उसके बाद आप ये देखिए कि पूर्व गवर्नर है और हॉस्पिटल के प्रशासन पे इतना दबाव आ गया कि जल्दी खाली किया जाए। और एक जो हर चीज पे जो 2000 रुपए किसान को देने के लिए, एक छोटा सा कुछ करने के लिए प्रधानमंत्री ट्वीट करते हैं, एक ट्वीट तक नहीं कर पाए। आप इनकी मानसिकता का अंदाजा इस चीज से लगा सकते हैं कि व्यक्ति के जाने के बाद भी ये अपनी दुश्मनी और अपने एजेंडे को किस तरह से पाल के रखते हैं। तो इसलिए मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि ये जो जन आंदोलन की शुरुआत राहुल गांधी ने की है, और लोगों का मानना ये है कि ये आंदोलन राहुल गांधी का नहीं है, ये आंदोलन हमारा है। और बॉस, आप अगर इतिहास को याद करेंगे संजय जी, राजीव गांधी से बड़ा रिकॉर्ड किसी के पास नहीं है। 400 सांसद थे और भाई साहब वीपी सिंह यहां से एक पर्ची निकालते थे, ऐसे अरुण जी को याद होगा, बोफोर्स घोटाला, और ऐसा परसेप्शन बनाया था कि वो राजीव गांधी की सरकार को धराशायी कर दिया था, हालांकि निकला उसमें कुछ नहीं। तो आज जो, और ये तो सच्चाई है, आज तो निकाल दिया है राहुल गांधी ने 65 लाख, और आप उस 65 लाख की बात कर रहे हैं जो रिकॉर्ड पे है। जो रिकॉर्ड पे नहीं है वो कहां है डाटा? अभी तो आपने देखा होगा कि मैं जो आपको रणनीति कांग्रेस की और बता रहा हूं प्रियंका गांधी की, आप देखिए कि एक मीटिंग दफ्तर में होती है कि भाई ये फलाने फलाने आदमी आएंगे, उसके बाद विज्ञान भवन में कॉन्फिडेंस देखिए राहुल गांधी का कि सारे वकील उनकी पार्टी के, उनको बुलाया गया है, क्योंकि ये लड़ाई अब जिलों में जाने वाली है। उसकी तैयारी, आप तैयारी देखिए उनकी। दूसरी चीज ये है कि ये तो मत में मस्त है अभी, ये तो कह रहे हैं भाई एक तो राम हमारे साथ हैं। अब इनको गलत, इनको ये नहीं पता राम इनको छोड़ के चले गए हैं। जब अयोध्या में आप हार गए, चित्रकूट में हार गए और आपने इज्जत किसी तरह काशी में बचाई, तो राम तो आपके साथ है नहीं। अब ये कृष्ण जी की थोड़ी माला जप रहे हैं कि मथुरा में थोड़ा करो, मक्खन चढ़ा रहे हैं उनको, क्योंकि मक्खन चोर थे वो, तो ये उनको मक्खन वक्खन सब दे के कोशिश करें, लेकिन होना कुछ नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जो जन आंदोलन बनाया है और इतिहास रहा है कांग्रेस का, चाहे वो इंदिरा गांधी हो चाहे वो राहुल गांधी हो, इतिहास वहीं से बनता है। बेलची कांड अरुण जी को याद होगा इंदिरा गांधी का, जब वो हाथी पे बैठी थी और उनको वो लोग ये कहते थे कि ये दोबारा जीत ही नहीं सकती कहीं से, ये खत्म हो गई है, और क्या इतिहास रचा था।
तो आप मान के चलिए कि इस डिबेट को याद रखिए आप, कि बहुत बड़ा इतिहास राहुल गांधी बनाने जा रहे हैं और कांग्रेस एक बार फिर देश को पलटती हुई दिखाई देगी आपको। और आजकल का युवा जिस तरह से अंधभक्त बना हुआ है, उसकी भक्ति भी धीरे धीरे जाग रही है कि हमें भक्ति में इधर घुसा के उधर सब मामला लूट लिया है। अब आपको एक जानकारी छोटी सी देके फिर अरुण जी को देता हूं कि आप ये देखिए कि जिस तरह एथनॉल की बात आप करते थे, एथनॉल आपने हमारी गाड़ी में घुसा दिया पेट्रोल में, हमें पता ही नहीं है। हमारी गाड़ी का जो एवरेज आता था 12-15 का, वो 8 का एवरेज आ रहा है। मैं 3 बार लड़ने चला गया उससे, सर्विस करने वाले से। और बाद में क्या है कि आप एथनॉल 20% की परमिशन दी है, 40% वो मिला रहे हैं, और पेट्रोल पे आपने 2 रुपए भी कम नहीं किए। जो आप हमसे 2 और 3 तरह की ठगी कर रहे हैं, ये तो अभी जनता को मालूम ही नहीं है। तो अभी तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो जनता को मालूम पड़ेगी और जनता सड़कों पे उतरेगी। जी बिल्कुल ठीक बात है मलिक साहब। मैंने एक शो किया था कि जो हम पे अमेरिका ने टैक्स लगाया है 50%, वो कहीं ना कहीं मुझ पे, आप पे, अरुण दीक्षित पे और देश की सब जनता पर लगेगा। क्योंकि भले ही वो टैक्स एक्सपोर्ट करने वाले लोगों पे हो, व्यापारियों पे हो, लेकिन उनकी फैक्ट्री बंद होगी, उनकी मजदूरी जाएगी, लोगों की नौकरी निकलेगी, तो भार हम लोगों पे पड़ेगा। और मजे की बात की, जो तेल आ रहा था रूस का, उसका अधिकांश हिस्सा साहब के प्रिय दोस्त मुकेश अंबानी की रिफाइनरी में रिफाइन होता था और विदेश चला जाता था। यानी भारत को उसका मुनाफा नहीं मिलता था, लाखों करोड़ रुपया फायदा होता था, वो मुकेश अंबानी को होता था, और टैक्स भरेंगे मैं और आप। ये साहब की राजनीति का हिस्सा है। मैं एक बड़े मजे में कहता हूँ, घंटा बजाएगा। जब अयोध्या वाला कांड हो रहा था, अयोध्या का मंदिर का उद्घाटन हो रहा था, तो मैंने कहा था घंटा बजाएगा यूपी बिहार का भाई, माल कमाएगा गुजरात का भाई। तो वही हकीकत हो रही है। अरुण जी, जो केपी मलिक साहब ने कहा कि बेलची कांड, हमको याद है इंदिरा गांधी हार गई थी, लेकिन एक घटना हुई थी बेलची में, और इंदिरा गांधी ने कहा था मैं वहां जाऊंगी, और जब गई तो वहां रास्ता नहीं, गाड़ी नहीं जा सकती थी। इंदिरा गांधी ने कहा कि हाँ क्या साधन है, लोगों ने कहा हम हाथी पे बैठ के जाते, और इंदिरा गांधी हाथी पर बैठकर बेलची में पहुंची। छोटा सा गांव था, कोई किसी अखबार की, तब चैनल वैनल तो थे नहीं, अखबार में भी बेलची का नाम नहीं आया, लेकिन इंदिरा गांधी की उस हाथी पर बैठी तस्वीर ने पूरे देश का मानस बदल दिया, पूरे देश का मन बदल दिया। और इंदिरा गांधी आ एक यात्रा निकली, भारत जोड़ो यात्रा। जिस आदमी को पप्पू कहने में हजारों करोड़ रुपए खर्च हो गए, कारपोरेट हाउस ने करोड़ों रुपए खर्च किए, मीडिया ने करोड़ों रुपए खर्च किए, संघ भाजपा लग गई, वो आदमी बोला नहीं, शांत रहा। उसको पप्पू कहते रहे, उसको मूर्ख कहते रहे। मैंने अपनी जिंदगी में ऐसा व्यक्ति नहीं देखा। कोई हमें कहते मैं बड़ा सहनशील हो गया हूँ पहले के मुकाबले, लेकिन अभी भी गुस्सा कभी कभी आ जाता है मुझे। लेकिन वो व्यक्ति बोला नहीं। और फिर जब उसने कन्याकुमारी से कश्मीर तक यात्रा निकाली और कप कपाती जाड़ों की ठंड में टी शर्ट पे गुजरा, तो हमारे उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा हम डॉक्टर की टीम से जांच कराएंगे, इनको ठंड क्यों नहीं लगती। लेकिन उस भारत जोड़ो यात्रा ने मुझे जवाहरलाल नेहरू की डिस्कवरी ऑफ इंडिया याद दिला दी। मेरे दर्शकों में से मैं अनुरोध करूंगा कि जिसने वो किताब ना पढ़ी हो, आज ही डिस्कवरी ऑफ इंडिया मंगाइए, नेहरू की लिखी हुई। नेहरू क्या थे, नेहरू का विजन क्या था, यह आप सबको जानना चाहिए। बड़ा सवाल मेरा अरुण दीक्षित जी आपसे ये है कि आपने बहुत बहुत सारे आंदोलन देखे हैं, बहुत सारी सरकारें देखी आपने, क्या वाकई में ये वोट चोरी का मुद्दा इतना बड़ा हो गया, लगभग साबित हो गया। बिहार में कहीं चले जाइए, लोग एकदम खुलेआम कहने लगे हैं ये चुनाव हार रहे हैं इसलिए वोट चोरी करा रहे हैं। क्या ये मुद्दा अब इतना बड़ा होता जा रहा है कि जनता खुद सड़क पर आ सकती है, आती हुई दिखाई दे रही है आपको अरुण जी? संजय भाई, जहां से इन्होंने किया है शुरुआत, बिहार गरीब राज्य है, बिहार के लोग पूरे देश में फैले हुए हैं। आप कन्याकुमारी जाइए, वहां भी अगर पंचर वाला है तो बिहार का होगा, और लद्दाख में, कहीं भी जाइए, गरीब हैं, लेकिन उनकी जो बौद्धिक क्षमता है उस पर सवाल नहीं उठाया जा सकता। बिहार का आदमी हर स्तर पर जो है तर्क कर लेता है। पहली बार उसके मर्म पे चोट हुई है। वोट मतलब वो जिंदा लोग घूम रहे हैं। राहुल गांधी का जिक्र हो रहा था, आप देखिए अभी 18 लोगों के साथ जो मारे गए, मर चुके हैं। भारत का चुनाव आयोग जिन्हें मरा घोषित कर चुका है, उनके साथ बैठ के राहुल गांधी चाय पी रहे हैं। योगेंद्र यादव 2 लोगों को ले जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश कर रहे हैं कि साहब ये मर चुके हैं। तो एक जो बात आपने कही, जो आप बात कह रहे थे, उसमें थोड़ा सा मैं कहता हूं कि बेलची कांड में हाथी देखा था लोगों ने, इंदिरा जी की तस्वीर देखी थी, लेकिन अब जो लोगों ने देखा है
वो ये देखा है कि पहलगाम में 26 लाशें गिरी, सऊदी से उड़ के दिल्ली, और दिल्ली से कहां पहुंचे, जाना था पहलगाम, पहुंच गए मधुबनी, भाषण अंग्रेजी में, लेकिन जिक्र कुछ नहीं कि कहां से आतंकी आए। ये दो बिल्कुल व्यक्तित्व के दो पहलू है कि एक तरफ जिस मुद्दे पर जहां बात करनी चाहिए उस पर नरेंद्र मोदी कभी नहीं बोलते, उन्हें कोई चीज नहीं याद आती। वही चीज आती है जनता के समझ में अब आने लगा है कि जब पहलगाम में जाके बात करनी थी तो मधुबनी में जाके अंग्रेजी में बात की और ऑपरेशन सिंदूर चलाया। हम और आप समझते हैं कितनी बड़ी घृणित, मतलब जिसको कहें, जिसके लिए शब्द भी नहीं, घृणा भी छोटी है, कि आपने जब ऑपरेशन सिंदूर के नाम पे एक मुस्लिम मिडिल रैंक अफसर, छोटे रैंक के अफसर और एक दलित, दो लड़कियों को लाके आपने बिठा के, जहां आपको डीजीएमओ को लगाना था, नहीं, चूंकि आपने ऑपरेशन सिंदूर जोड़ा तो सेना का प्रोटोकॉल तोड़ के छोटे अफसरों को लाए। जब युद्ध विराम कर दिया ट्रंप ने, तब उसके बाद आपने राजनाथ सिंह को आगे किया। ये जो ओछापन है, जो संसद में वो कहते हैं, वो मैं आपकी चैनल पे कहता हूं कि जो छिछोरापन है, वो छिछोरापन देश ने देख लिया है। और इससे ये जो 66 लाख वोट कटे हैं, इस छिछोरापन से वो सबके मन में ये बात बैठी कि ये है, ये हुआ है। और आप याद करिए, इंदिरा गांधी के खिलाफ आंदोलन बिहार से ही शुरू हुआ था, सिंहासन खाली करो जनता आती है। ठीक है, आज जयप्रकाश जी नहीं है, लेकिन खून वही है, लोग वही है, माटी वही है। जो बात हर लेवल पे आप देखिए, अभी एथेनॉल की बात हुई, रोज हर जगह हर आदमी 2000 रुपए देते हैं किसान को, 6000 साल के, लेकिन आप यकीन करो कि 2 जेरिकन अगर वो डीजल खरीदना चाहता है तो वो साल भर में जो पैसा देते हैं उसमें चला जाता है। और जो बात है मेहनत करेगा कमाएगा गुजराती, तो उसको तो आप ऐसे देखिए कि मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, जहां जहां सरकारें बीजेपी की हैं, वहां गुजराती कंपनियां काम कर रही हैं, लूट गुजराती रहे हैं। महाकाल, जिनका तीसरा नेत्र खुल जाए तो जाने क्या होता है, शिवराज जी बेचारे चले गए इसी में, वहां काम करने वाली कंपनी गुजरात की थी और वहां मूर्तियां टूट गई थी। आप, मैं तो नहीं गया हूं अभी, आप लखनऊ में हैं, आप गए होंगे बनारस, बनारस में कितने मंदिर तोड़वाए इन्होंने उसको, उसका सुंदरीकरण करने के लिए। जो महाकाल काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर बना है, उसमें कितनी तबाही हुई है। और वहां अब हासिल क्या है, अब वहां जो है लोग टूरिस्ट स्पॉट समझ के लोग आ रहे हैं, आस्था खत्म हो गई। ये जो चीज ये कर रहे हैं, और वहां कमा कौन रहा था, वहां किसने काम किया है, जरा ये पता कर लीजिए। बड़े बड़े जो रोड धसे, जो पुल गिरे, वो सारी कंपनियां गुजरात में गिर रहे हैं, वो तो है ही है, यूपी में, मध्य प्रदेश में, सारी सब तरफ। इनका एकमात्र नजरिया ये था कि किसी भी तरह से लूट लो, और ये कहना कि मैं तो झोला उठा के चला जाऊंगा। लेकिन आप झोला उठा के चले जाओगे, उससे पहले झोले किसके भर रहे हो। आप याद करिए, एक पोर्ट पर देश में पिछले 10 साल में अरबों रुपए का ड्रग पकड़ा गया है। अभी उस पोर्ट के मुखिया ने इस्तीफा दे दिया, पद बदल लिया, अडानी कोई नहीं, किसी ने कोई कार्रवाई नहीं हुई है, कोई नहीं बोल रहा है, इतनी बड़ी बात हो गई। और दूसरी बड़ी चीज जो मलिक साहब के इलाके से जुड़ी है, जो अभी हुई है, उसको आप बिहार से जोड़िए, मैं उसको जोड़ता हूं। राजीव प्रताप रूडी आते हैं बिहार से, बिहार के सांसद हैं सारण के, उन्होंने लालू की बेटी को हराया था। उनको मोदी पसंद नहीं कर रहे थे, इसलिए पहली कैबिनेट में बीचों बीच से निकाल दिया था। वो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया के सेक्रेटरी एडमिनिस्ट्रेशन कई साल से हैं। मैं 10 साल बीपी हाउस में रहा था, उस वक्त वो थे, तो मिलना जुलना होता रहा। स्मार्ट हैं, पायलट हैं, पढ़े लिखे हैं, सुदर्शन व्यक्तित्व है। अब वो उस चुनाव में छोटे भाई ने, मतलब जिसको कहते हैं कि रंगा बिल्ला की जोड़ी में से एक आदमी ने अपनी ताकत लगाई। वो किसको लाए, राजीव प्रताप रूडी के खिलाफ लाए, वो मुजफ्फरनगर से संजीव बालियान को। संजीव बालियान लोकसभा चुनाव, केपी मलिक जी के दोस्त, वही उनके दोस्त हैं, इनके इलाके से। और वो उनकी खासियत क्या थी कि उन्होंने उत्तर प्रदेश में पहले संगीत सोम के बाद ये आया कि जाटों ने हरा दिया, और जब ये हारे तो ठाकुरों ने हरा दिया। उनको लाके चुनाव लड़ा के, और इससे आगे किसको चुनाव प्रचार दिया गया, उस आदमी को जो निशिकांत दुबे, जो घोषित कारपोरेट दलाल था भाजपा का सांसद बनने से पहले, आज भी वही काम कर रहा है।
और वो उसमें जो रोनी है, रोनी सिंह पत्रकार हैं, वो तो मतलब गजब, उन्होंने उसका नाम ही मनु से लिख दिया है, मनु से। अब आप समझिए ना कि वहां क्या हो रहा है। जैसे आप और हमने कॉलेज का प्रचार देखा था, पहले तो जाट वर्सेस ठाकुर करने की कोशिश की गई, उसके बाद भाजपा का एक सांसद जो गृह मंत्री अमित शाह का सबसे करीबी है, शायद जय शाह से भी ज्यादा प्यार करते होंगे, क्योंकि वो शू करने पे किसी पर भी दौड़ पड़ते हैं, मतलब उसके आगे उनकी कोई भूमिका नहीं। वो कहते हैं कि यहाँ इस क्लब पे रिटायर्ड आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, पायलट और दलालों का कब्जा हो गया, उसको हटाना है। नहीं, उसमें तो एमपी वोट कर सकते हैं ना केवल। अरे सुन तो, यही तो संजय भाई कैमरे पे कहा निशिकांत दुबे ने, कैमरे पे ये बात उस सांसदों के जो एलीट क्लब, जो सबसे बड़ा क्लब है 1947 में बना, उसमें एक सांसद उसको दलालों का क्लब कह रहा है। उसका नतीजा जो हुआ वो किसकी हार है? ये कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ने अरुण जी बहुत बड़ा मुद्दा बना दिया देश में। मैं ये पूछना चाहूंगा अरुण जी, जो बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, वो भूल ना जाऊं, मेरे भी आजकल कुछ चीजें भूल जाता हूँ। ये जो वोट चोरी का कंसेप्ट है, क्या आपको लगता है कि हरियाणा में, मध्य प्रदेश में, दिल्ली में, महाराष्ट्र, हर जगह ये किया गया? और आपके हिसाब से प्लानिंग होती कैसे होगी? ये वोट चोरी कैसे होती होगी? कैसे वोट कटवाए जाते होंगे? और इतनी बड़ी संख्या में कटते हैं तो लोगों को पता नहीं, कैसे नहीं चलता? आप तो बहुत अनुभवी हैं, ये प्लान बताइए कि क्या प्लान कैसे होता होगा ये। मैं आपको बताता हूँ। जहाँ मध्य प्रदेश का एक उदाहरण देता हूँ। लखनऊ से हैं, हमारे बड़े करीबी साथी हैं, पुराने वरिष्ठ हैं, 70 साल के हैं, पंडित विजय तिवारी, नवारा टाइम्स के ब्यूरो चीफ रहे और तमाम अखबारों में एडिटर रहे। उन्होंने एक मंत्री को पिछले चुनाव से पहले डांट दिया, क्योंकि उनके बाप के दोस्त थे वो। उस मंत्री ने पहला काम ये किया कि उनके घर के 4 वोट थे, 3 कटवा दिए। वो बीएलओ के पास गए, जब वोट डालने गए तो नहीं मिला, बीएलओ के पास गए, फिर बीएलओ ने भी हाथ खड़े कर दिए, बोले थे। 6 महीने परेशान हुए, कुछ नहीं हुआ। अभी उन्होंने 2 दिन पहले ओपी रावत साहब, जो पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, वो भी मध्य प्रदेश काडर से थे, उनसे बात हुई तो उन्होंने चुनौती दे दी। तो अब जाके उनका वोट रिस्टोर करने की कोशिश हो रही है। मंत्री महोदय ने एक घर में 4 वोट उनके साथ के नहीं कटवा दिए। ये जो हो रहा था भाई, चुनाव आयोग के अधीन जो मशीनरी होती है वो किसके इशारे पे होती है और कैसे होती है? ये सबसे बड़ा खेल ये किया गया कि हमारा आपका वोट कटा, और वो वोट जो कहीं नहीं है, जहां वोट पड़ सकते हैं, वोट जोड़ दिए गए। और ये काम शुद्ध रूप से चुनाव आयोग की निगरानी में उस सरकारी मशीनरी ने किया, जो आज की तारीख में या तो कंट्रोल पे है या फिर दबाव में है। अब बीएलओ जब जिस घर में वोट देख रहा है, अब आप देखिए ना, एक घर में 240 वोट, बीएलओ एक कमरे में, एक बेडरूम के घर में बेंगलोर में 80 वोट कैसे हो सकते हैं? तो बीएलओ भी बेचारे छोटे कर्मचारी होते हैं। ये एक सुनियोजित मुहिम, और इसी मुहिम का घमंड था। आप याद करिए, आप मध्य प्रदेश आए थे, हम लोग करीब मैं 50-60 कॉन्स्टिट्यूंसीज में गया था, जहां जीतना तय था, सब हार गए। यही खेल हुआ, यही खेल हुआ। बिल्कुल यही मुझे लग रहा है कि ये असली चीज नहीं होगी। संजय भाई, एक चीज और है, लोकसभा में यही किया, लेकिन उत्तर प्रदेश में जो हार हुई, वहां का गणित आप ज्यादा समझते हैं, आप और मलिक साहब। वहां क्या हुआ? वहां 12-13 सीटें इन्होंने लास्ट मोमेंट पे छीन ली, जैसे हमारी फर्रुखाबाद की सीट। वोटर जीता हुआ था समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट, एक डॉक्टर है, उसने हरा दिया। ये जो खेल है, अब ये परेशान कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ को लेकर के, जिस तरह के अटैक हो रहे हैं, जो चीजें चल रही हैं, इनकी पूरे देश में जो तैयारी थी, जो कॉन्फिडेंस था, अगर बाबा जी ने झटका नहीं दिया होता, जिसको कहते हैं ना कि बाबा जी ने जो ठुल्लू नहीं पकड़ाया होता, तो ये आज हम सबको मार डाले होते, जेल में डलवा देते, हम भी जैसे बनते, ये मान लीजिए आप। बिल्कुल ठीक बात है। केपी मलिक साहब, अरुण दीक्षित जी कह रहे हैं कि अगर उत्तर प्रदेश से झटका नहीं मिला होता, तो वाकई ये बात सही है, और उत्तर प्रदेश में ओवर कॉन्फिडेंस में भी थे कि हम सब जीत जाएंगे। 2 महत्वपूर्ण बात करना चाहूंगा मलिक साहब आपसे। आपका लेख भी छपा है, आज पूरे देश ने पढ़ा, बड़ा जबरदस्त लेख है, और खास तौर से उसकी जो लास्ट लाइन है वो बड़ी जबरदस्त है कि मोहन भागवत ने इशारा किया कि 75 साल के बाद आदमी को छोड़ देनी चाहिए। तो इशारा साफ था, मेरे लिए तो कहेंगे नहीं, वो अपने प्रिय मोदी जी के लिए कहेंगे। और अगर भागवत कुछ नहीं कर पाते हैं, ऐसे ही खुद ही चले जाते हैं, रिटायर हो जाते हैं, तो बहुत जबरदस्त लाइन लिखी है
मैं अभी मलिक साहब के मुंह से वो लाइन सुनूंगा। पहले तो पहला सवाल ये कि ये जो वोट चोरी हो रही है, संघ जो तो नैतिकता की बातें करता था, संघ तो लोकतंत्र की बातें करता था, तो क्या संघ भी इस वोट चोरी की सहमति में शामिल है? केपी मलिक साहब, पहला सवाल। क्योंकि अगर लोकतंत्र को मजबूत जिस शख्स को, जिस संस्था को बनाना है, वो शख्स, वो संस्था हर हालत में वोट चोरी को कभी अलाउ नहीं करेगी। तो मेरा सवाल ये है कि उन लाइनों के साथ मुझे ये बताइए कि क्या संघ की भी सहमति है कि सत्ता चाहिए, या फिर वो अटल बिहारी वाजपेयी की बात भूल गए कि मुझे अगर ऐसी सत्ता, वो जरा सा मैनेज करते सत्ता बच जाती है, उन्होंने कहा ऐसी सत्ता मुझे चिमटे से भी छूना स्वीकार नहीं है। तो वो जो वाजपेयी वाली भाजपा थी, वो भाजपा खत्म हो गई। अब गुजरात की भाजपा है, गुजरात के कारपोरेट हाउस की भाजपा है, जिसमें एक से एक भ्रष्ट और बेईमान नेता, जिसके लिए बाकायदा किताबें जारी की जाती हैं, जिसके भ्रष्टाचार की कहानियां बताई जाती हैं, वो भारतीय जनता पार्टी की वॉशिंग मशीन में आता है, उसके सब पाप धुल जाते हैं, वो मुख्यमंत्री बन जाता है, वो उप मुख्यमंत्री बन जाता है। तो मैं ये जानना चाहूंगा मलिक साहब, वोट चोरी के इस धंधे में क्या सब शामिल हैं? क्या संघ की मौन सहमति है? और जो लास्ट लाइन भागवत साहब के लिए आपने लिखी है, पहले वो लाइन पढ़ के दर्शकों को बताइए, आपके मुंह से ज्यादा अच्छी लगेगी, और फिर इस वोट चोरी में संघ की भूमिका जरा ये बताइए है क्या? नहीं, देखिए इसमें क्या है, ये आर्टिकल 2-3 दिन पुराना है और मेरे पास नागपुर से फोन है, अभी भी बीच में लाइव पे भी फोन आया था कि इस आर्टिकल ने वहां हड़कंप मचाया हुआ है और ये मोहन भागवत जी की टेबल तक पहुंच गया। और इसमें जो ये है कि 100 साल के आरएसएस के इतिहास में सबसे कमजोर संचालक होंगे, सबसे कमजोर जो नेतृत्व कर रहे हैं आरएसएस का, वो आप सिद्ध होने जा रहे हैं अगर आप कुछ नहीं करते हैं। और उससे मुझे तब थोड़ा सा बल मिला कि जब अगले ही दिन मोहन भागवत ने ये कहा कि 11 साल में शिक्षा और स्वास्थ्य में कुछ नहीं हुआ। और 2 दिन पहले उन्होंने ये भी कहा कि भाई अगर मुझे गुस्सा मत दिलाइए और मुझे मजबूर मत कीजिए कोई एक्शन लेने पर। तो ये सारी चीजें हैं। दूसरी बात जो आप सवाल मूल कर रहे हैं संजय जी कि क्या वोट चोरी में संघ का साथ है, मैं नहीं मानता कि संघ इस लेवल पे चला जाएगा। लेकिन मैं इस बात को भी कह सकता हूं कि संघ भी दूषित हो चुका है। अब अगर सरकार बनाने में आपने गठबंधन की सरकार बनाई है और सहयोगियों के साथ आपने कुछ बात करी है और आपने कहा भाई ये हमारे एजेंडे रहेंगे, तो संघ के भी एजेंडे थे, संघ के तमाम एजेंडे पूरे हो गए तो संघ कहीं ना कहीं दबाव में आ गया। लेकिन आप संघ को भी बाद में ब्लैकमेल करने लग गए कि हमने आपके लिए ये किया है तो आपको चिंता क्या है। अब जैसे आप गठबंधन की बात करें, एनडीए इतना पुराना गठबंधन था, उसमें शिवसेना और अकाली दल वाले लोगों को आखिर मजबूर होकर छोड़ के जाना पड़ा कि आप उस रणनीति से कहीं ना कहीं अलग लाइन आपने ले ली। तो संघ भी मजबूर हो चुका था और संघ के जो कुछ लोग थे इन्होंने उनको अपने पाले में ले लिया था। शाम दाम दंड भेद सीडी पेन ड्राइव तो आप समझ ही रहे हैं, तो उसमें तो संघ में भी कर सकते हैं ना। संजय जोशी भी तो संघ से ही आते हैं ना। तो अगर संजय जोशी जैसे आदमी को किया जा सकता है तो बहुत सारे संघ के लोगों को भी इन्होंने उस लेवल से कंट्रोल कर लिया और संघ को कहीं ना कहीं मजबूर कर दिया। लेकिन संघ एक लिमिट तक जाता है, संघ एक बड़ी संस्था है। और कल तो आपने देखा कि प्रधानमंत्री जी ने संघ को एनजीओ बता दिया। तो एनजीओ है। अब वो कहते हैं कि हम अनुसांगिक संगठन है और प्रधानमंत्री जी ने कहा कि भाई बहुत अच्छा एनजीओ चला रहे हैं, बहुत अच्छी देश की सेवा कर रहे हैं, देखिए कितना बढ़िया किया। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि संघ आज थोड़ा सा मजबूर दिखाई देता है, लेकिन संघ इतना मजबूत संगठन है कि उसको ये सोचे कंट्रोल कर लें, ये कर लें, उसी की परिणति है। आप ये देखिए उत्तर प्रदेश जैसी जगह में बाबा ऊपर और नीचे संघ, रिजल्ट आपके सामने। ये बाकी जगहों पे नहीं चल पाया। 24 के बाद जब संघ को भी बड़ा झटका लगा कि अगर ये झटका इसी तरह लगता रहा महाराष्ट्र में, हरियाणा में, तो ये सत्ता से बाहर हो जाएंगे। फिर संघ को इन्होंने सॉफ्ट किया और उसी का नतीजा हरियाणा और दिल्ली में आपने देखा। तो मेरा कहने का मतलब है संघ के भी अपने स्वार्थ हैं। अब उसमें क्या क्या स्वार्थ है वो लंबी फेहरिस्त हो जाएगी। तो कहने का मतलब यह है कि संघ को भी आपने कहीं ना कहीं दबाव पर लिया हुआ है, लेकिन अब संघ दबाव में नहीं आ रहा है। मैं आपको साफ बात बता दूं, अभी भी ये हुआ है कि गडकरी की मीटिंग में एक दिन पहले गडकरी की मीटिंग में भी मोहन भागवत ने ये कहा गडकरी को कि भाई अगर 29 तक मोदी जी रहना चाहते हैं रहे,
लेकिन अध्यक्ष संजय जोशी बने, तुम्हें क्या दिक्कत है? तो बात ये हो रही है कि आपको जो करना है करिए सरकार में, आप राष्ट्रपति भी रखिए, उपराष्ट्रपति भी रखिए, प्रधानमंत्री भी रहिए, अमित शाह को और 2-4 मंत्रालय दे दीजिए, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय जोशी बनेंगे। तो संजय जोशी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने जा रहे हैं, और जब एक बार संजय जोशी राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाएंगे, जब वसुंधरा राजे मजबूत हो जाएगी, जब संघ मजबूत हो जाएगा, उसके बाद क्या होगा? वो संजय जोशी तो इस्तीफे मांग लेते ना, शायद अडवाणी जी का भी उन्होंने मांगा था। अगर संजय जोशी बनने के 1 महीने के बाद मोदी जी से इस्तीफा मांग ले तो फिर क्या होगा? तो इन्हीं से सीख लिया है संघ ने कि इनको बोल दो कि आप ठीक है, आप 29 तक रहिए। अरे जैसे आप जबान देके किसी को जुमला बता देते हैं, कल को संघ भी कह देगा वो तो जुमला था। तो अब ये चीजें संघ में और भाजपा में आ चुकी है, ये आप समझ लीजिए। और दूसरी बात मैं आपको, देखिए, जो मैंने प्रियंका गांधी वाली संघ की बात कही थी, इसमें कहीं ना कहीं अमेरिका तक लग गया है, जो इनको अपदस्थ करना चाहता है, और आप इन चीजों को नकार नहीं सकते। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो मैं यहाँ चैनल पे नहीं बोल सकता, लेकिन यह है कि अब ये चारों तरफ से ऐसे गिर गए हैं, इसमें से निकलना इनके लिए नामुमकिन दिखाई दे रहा है। तो इनका कब झोला उठ जाएगा, कब इनके साथ क्या हो जाएगा, कुछ नहीं कहा जा सकता। बहुत कठिन है। डगर पनगटकी जी, अरुण जी, लास्ट कमेंट आपका, आप कुछ कह रहे थे। मैं ये कह रहा था संजय भाई, जो अभी बात चल रही थी, संघ की हालत जो है, इन्होंने संघ को भी दरवाजा दिखाया था। सबसे पहले याद कीजिए नड्डा ने क्या बोला था, अब हमें संघ की जरूरत नहीं है। और दूसरी चीज जो है, जो अमित शाह ने जो सिस्टम बनाया पन्ना प्रमुख, तो पेड वर्कर, मैं इससे पहले आपको एक पहले बात बता चुका हूं, लेकिन आपको बताता हूं कैसे कार्यकर्ता पैसे देके, मतलब जो बीजेपी का कार्यकर्ता था उसका इस्तेमाल नहीं हो रहा है। ये जो इस्तेमाल कर रहे थे अमित शाह जी ने, पेड वर्कर रखे थे। भाजपा के एक वरिष्ठ नेता है, वरिष्ठ स्तंभ, वो वोट डालने गए तो वहां बैठा जो एजेंट था उसने पहचाना ही नहीं उनको। वो कहता आप कौन? कौन? रघुनंदन शर्मा नाम ले रहा हूं मैं। तब उन्होंने बताया, दूसरों को बुलाया। तो ये जो इन्होंने पैरेलल चलाया था, उसके बाद सबको आंख दिखाई। और एक और बड़ी बात है, केपी भाई बताएंगे, दिल्ली में झंडेवालान में जो अभी विशाल भव्य महल बना है संघ का, विशाल का, उसको कहा जाता है कि एक हरियाणा के बड़े बिल्डर ने बना के दिया है। वो काम कराया था, उसके बदले में ही संघ को दबाया। केपी भाई नाम जानते हैं, नाम नहीं लेंगे हम लोग चैनल पे, लेकिन उन्होंने पूरा वो कराया। संघ के हालात ऐसे हो गए थे कि कहीं भी, आप मध्य प्रदेश में देख लीजिए, जब तक शिवराज सिंह चौहान थे उन्होंने भरपूर बांटा, सारी चीजें की, लेकिन जो संघ दबाव में है संजय भाई, वो दबाव पूरा का पूरा इन्होंने बना लिया है। अब आप वोट चोरी पर जो हम बात कर रहे थे, संघ इनके थंब के नीचे था, और इसीलिए आज मोहन भागवत जी जो बार बार कह रहे हैं, वो इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि उन्हें समझ में आ गया कि अगर ये तो जाएंगे संघ की शाख। और कल के बाद जब बाप को उन्होंने एनजीओ बना दिया, कल तक तो पितृ संगठन था, मातृ संगठन था, कल वो हो गया। अब वोट चोरी पर जो बात आई थी, आप याद करिए, नितिन गडकरी ने कहा था कि मेरे इलाके में भी 3.5 लाख वोट काटे गए थे। तो वोट चोरी, वो बड़ी बात है, उन्होंने ये कही थी। तो आप सोचिए कि ये वोट चोरी सिर्फ राहुल गांधी और कांग्रेस पे नहीं है, उनके अपने भी, हाँ, वो वोट चोरी बीजेपी के भीतर भी है। इसीलिए जब राजीव प्रताप रूडी को कहीं नहीं, क्योंकि सारण से वो हार सकते थे, लालू की बेटी थी, तो वहां उन्हें चुनाव में उतारा, वरना टिकट भी नहीं दे रहे थे। तो ये वोट चोरी। और अरुण जी, इतनी बढ़िया बढ़िया बातें हो रही है कि मेरा रोकने मन नहीं कर रहा, लेकिन समय समाप्त हो गया है, और अगला लगातार 1-1 घंटे की चर्चा कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अरुण जी, केपी मलिक जी, आपने मुझे समय दिया, बहुत बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सर। तो आप देख रहे थे कि किस तरह वोट चोरी को लेकर भारतीय जनता पार्टी एक रणनीति बना रही है, एक खेल कर रही है, लेकिन जेपी की तरह मुझे लगता है कि देश के जनमानस में गुस्सा है, और गुस्सा बाहर आएगा तो एक बड़ा विस्फोट हो सकता है। मुझे आपकी राय का इंतजार रहेगा, आप बताइएगा कि आप इस वोट चोरी पर क्या सोचते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज्वाइन करिए, कमेंट करिए। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।